तफ्तीश की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। तफ्तीश की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से पेशावर हमले को लेकर बात की है। मोदी ने हमले पर दुख व्यक्त किया। मोदी ने कहा कि कल भारत के सभी स्कूलों में 2 मिनट का मौन रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से पेशावर हमले को लेकर बात की है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जी संगम के इनपुट एडिटर विनोद मिश्रा जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, आप कैसे देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने कल भारत के सभी स्कूलों में 2 मिनट को मौन रखने जाने वाली बात की है, और आज के हमले को किस तरह देखते हैं? विनोद जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल भारत के सभी स्कूलों में 2 मिनट का मौन व्यक्त रखा जाएगा। किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, ये अंकित, ये एक शानदार पहल तो कहा ही जाएगा। साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि गुडविल गेस्चर जो है जी, आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि उनके हर दुख में, उनके हर इस तरह के वाकयात में भारत उनका एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि उनका एक हमदर्द भी है, हम सफर भी है। आपको याद होगा कि इससे 10 दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से, या एकदम आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आईएसआई के स्पॉन्सर जो टेररिज्म है उसका एक फिदाइन अटैक, और भी कश्मीर में जो इलेक्शन बॉन्ड स्टेट है वहां 2 या 3 कई हमले लगातार हुए हैं। लेकिन उन सब चीजों को परवाह दरकिनार करते हुए आज इस दुख की घड़ी में, जब ये पूरा पाकिस्तान अपने मासूम बच्चों की हलाकत से, अपने मासूम बच्चों के खोने से दुख दर्द में संगीन है, तो इस हालत में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कदम बढ़ा के और ये बातचीत का एक नया बात शुरुआत करके, उन्होंने जो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना ग्रीफ, अपना कंडोलेंस जो पाकिस्तान के उन जो विक्टिम्स हैं, उनके खोए हुए बच्चे के फैमिली को दिया है, ये एक आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिक पहल। जी विनोद जी, न सिर्फ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और भारत भी आतंकवाद मुद्दे से कब तक लड़ता रहेगा? देखिए अंकित, मैं इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा। विनोद जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर न केवल इंडिविजुअल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हैसियत से उन्होंने कहा है, बल्कि पाकिस्तान के इस दुख और ये जो गमगीन का माहौल है उसमें पूरे भारत को कनेक्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने पूरे भारत से लोगों को अपील की है, अपने देश में लोगों को अपील की है कि अपने स्कूलों में 2 मिनट का मौन रखें। ये एक सांकेतिक मौन, ये एक संकेत है कि पूरा भारत, पूरा देश पाकिस्तान के इस दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हुआ है। और यह मजबूती का एहसास, एक इमोशनल एहसास कराना एक बड़ी बात है, और एक नेशन के एक बड़े लीडर के लिए कम से कम कह सकते हैं ये काबिले तारीफ है। विनोद जी, पूरी दुनिया में आजकल आतंकवाद फैला हुआ है। दुनिया भर के देश, सभी देश आतंकवाद के मुद्दे से जूझ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से आतंकवाद पर लगाम लगाया जाए? देखिए अंकित, इस चीज को अभी पाकिस्तान को समझना होगा, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि इस तरह के हालात जो पैदा हुए हैं उसके नासूर, उसके सारे विषबेल पाकिस्तान में ही जमे हुए हैं। पाकिस्तान अभी तक इस चीजों को डिफरेंस करता आया है, गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। अब पाकिस्तान अगर लश्कर तैयबा को ये फ्रीडम फाइटर बताएगा, और तहरीक तालिबान अगर अफगानिस्तान में लड़ाई करेगा तो उसको गुड तालिबान कहेगा, पाकिस्तान में अगर उसका हमला होगा तो बैड तालिबान कहेगा, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो पैरामीटर आतंकवादियों के लिए और टेररिज्म के लिए उसने खींचा है, वही पाकिस्तान के समाज को निकल रहा है। लेकिन अभी यह बहस का दौर नहीं है, अब यह बहस करने की चीज नहीं है। पाकिस्तान का जो इंट्रोस्पेक्शन है, वहां के समाज, वहां के लोग, वहां के प्रबुद्ध लोग इस बात को समझ रहे हैं कि यह आतंकवाद धीरे धीरे पाकिस्तान को निकल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पहल की है, पाकिस्तान के समाज भी इस बात को एहसास करेंगे कि ये टेररिज्म से इंडिया में अभी तक पाकिस्तान के प्रायोजित जो आतंकवाद है उसमें 20,000 से ज्यादा लोग पिछले 5-10 सालों में खोया है। तो उसके दर्द को एहसास, अभी आपका 26/11 का जो दर्द है आपने देखा, 160 से ज्यादा लोग मरे हैं, इसी हॉस्टेज में मरे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से उन लोगों को जस्टिस नहीं मिला है। लेकिन इस सब के बावजूद जो बच्चे की हलाकत हुई है, उन सब चीजों को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कदम बढ़ाया है, जो पहल की है, वो काबिले तारीफ है, उसको आप हैट्स ऑफ कह सकते हैं। जी विनोद जी, शुक्रिया।
हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रुचिका तलवार फोन लाइन पर जुड़ गई है। रुचिका, सूत्रों के हवाले से क्या कुछ खबर मिल पा रही है, क्या कुछ फोन पर बात हुई है और ट्विटर के माध्यम से क्या कुछ पता चल पाया है? जी अंकित, ये खबर हमने जी मीडिया पर सबसे पहले ब्रेक की थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन करके अपनी सांत्वना देंगे, जो आज वहां पेशावर में अटैक हुआ स्कूल के ऊपर। और वही हुआ। अभी हमने देखा कि ट्विटर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से ये ट्वीट आया है कि उन्होंने वहां पर किया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को और कंडोल किया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल 2 मिनट का मौन जो है वो स्कूल्स में रखा जाएगा उन बच्चों की याद में, उन जिन ने अपनी जान गंवाई है उनके ऑनर में। तो ये एक बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक पहल तो है ही, उससे ज्यादा ये एक ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बेशक दोनों कंट्रीज के जो ताल्लुकात हैं वो पिछले कुछ दिनों में इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन जहां पर इंसानी जान का सवाल है तो वहां पर हर किस्म की पॉलिटिक्स को साइड पे रख के सबसे पहले एक ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न को एड्रेस करना जरूरी है, और वही हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से होते देखा आज शाम। जी शुक्रिया रुचि, बातचीत करने के लिए हमसे। आज पूरी दुनिया ने हैवानियत और बुज़दिली का ऐसा मंजर देखा है जिसने सबको सख्ते में डाल दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब आतंक की जद में बचपन भी आ चुका है? जितने बच्चे और जितने स्टाफ वाले थे उनको मार रहे थे। 3 नक्सल को मैंने देखा है, बाकी और किसी को मैंने नहीं देखा। फुल प्लानिंग के साथ बंदूकें और पिस्टल हाथ में थे। अचानक से बहुत ज्यादा फायरिंग हुई। एक बेटा था गुलशेर जिसका नाम है, उसकी डेथ हो गई है। ये न्यूज़ पूछते हैं आपके बच्चे ने कुर्बानी दी है। जी। हर ओर धुआं धुआं, हर ओर दहशत का माहौल, हर ओर कलेजा हिला देने वाली आवाजें। पाकिस्तान का पेशावर सदमे का शहर बन गया, जहां 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की किलकारी मौत के आगोश में गुम हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई स्कूल दहशतगर्दों का निशाना बना। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसे आतंकियों का मकसद सिर्फ बच्चों को निशाना बनाना था। एक बेटा था गुलशेर जिसका नाम है, उसकी डेथ हो गई है, और इन बगायतों को अभी तक सुकून। आपका बच्चा पढ़ रहा था अंदर 9 में था, 9 में। नासर उसका, गुलशेर नासर उसका नाम था। दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो मजलूमों पर जुल्म को गुनाह मानता है, नापाक मानता है। और फिर बात अगर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की हो तो उन्हें निशाना बनाना तो हैवानियत ही कही जाती है। मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगा, इनकी क्या नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। पाकिस्तान में अमन के दुश्मनों ने जो कायराना खेल खेला है वो ये बताता है कि दरअसल दहशतगर्दों का ना तो कोई मजहब है ना कोई ईमान है। ये मजहबी बातें तो करते हैं लेकिन मजहब के उसूलों से इनका कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ मौत बांटते हैं और खुदगर्जी में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त के सोचे कि वो उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी जिनके घर में ये खबर पहुंची होगी, बच्चे स्कूल में गए हुए होंगे। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। हम सारा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, उनके दुख में उनके साथ शामिल है। मैं भी जा रहा हूँ पेशावर, और पूरी तो डिटेल्स जब वहां से मिलेंगी तो फिर बात करूंगा। लेकिन हमने 2 फैसले किए हैं। एक, हमारी आज डायलॉग शुरू हो रहा था नून लीग से जुडिशल कमीशन के ऊपर, वो हमने पोस्टपोन कर दिया और की मुशावरत से उनकी मुशावरत से, हाँ उनके साथ मुशावरत से। और दूसरा जो हमारा 18 का हमने कॉल दी हुई थी मुल्क में पहिया जाम की, वो भी हमने पोस्टपोन कर दिया इसकी वजह से। अब आंसू इंसाफ मांग रहे हैं। जिन घरों के चिराग बुझे हैं वो पनाह मांग रहे हैं अपने हुक्मरानों से। इनको ना छोड़े, इन दहशतगर्दों को ना छोड़े, इनको इबरतनाक सजा दे। बारूद के ढेर पर बैठे पाकिस्तान की इस कड़वी हकीकत का खामियाजा पाकिस्तान के नौनिहाल भुगत रहे हैं। अब तक सिर्फ फौजी लड़ाई लड़ती थी, अब लड़ाई की जद में मासूम जिंदगियां भी आ चुकी हैं।
सैकड़ों की मौत हो चुकी है, अनगिनत घायल है। आंसुओं का गुबार थमने का नाम नहीं ले रहा। बच्चा था वो, उसकी कितनी उम्र थी? 7 क्लास में पढ़ रहा है। 7 क्लास में पढ़ रहा है। जी। नाम क्या इसका? नाम क्या था? बिलाल शाह। बिलाल शाह। यानी उसको आपके बच्चे ने कुर्बानी दी है? जी। आ रहे थे 7-8 लोग थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे, बंदूकें और पिस्टल हाथ में थे। हम काम कर रहे थे, 4th पीरियड स्टार्ट था, तो जैसे फायरिंग हुई तो हमें टीचर्स ने कहा कि ये तो ड्रिल स्टार्ट है, ना डरे। तो हमें पता लगा कि ड्रिल है, तो बस अचानक से बहुत ज्यादा फायरिंग हुई। यकीनन पाकिस्तान रो रहा है, उस हालात पर रो रहा है जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी न था। हालांकि गम के समंदर में डूबे पाकिस्तानी हुक्मरान अब दिलासा दे रहे हैं। दुआएं उन खानदानों के साथ हैं जिनके बच्चे इस हादसे में शहीद हुए। अल्लाह ताला उन सब खानदानों पे अपना रहम फरमाए, उनको खैर व बरकत से हमकिनार फरमाए। ये उस वक्त तक ये ज़र्ब-ए-अज़ब जारी रहेगा जब तक कि दहशतगर्दी को इस सरजमीन से खत्म नहीं कर दिया जाता। और साथ ही साथ हमारी अफगानिस्तान के साथ भी ये बात हुई है कि वो और हम मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करें, और ये मुकाबला बिल्कुल जारी रहेगा। एक ऐसे मोड़ पे अब ये जदोजहद पहुंच चुकी जहां इंशाअल्लाह ये फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो रही है, और अभी तक ज़र्ब-ए-अज़ब जो है वो कामयाबियों से माशाअल्लाह आगे बढ़ रही है, और ज्यादा सफर मुकम्मल कर लिया गया है, थोड़ा सफर बाकी रह गया है, तो इंशाअल्लाह वो भी कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। तो कौम को भी बिल्कुल इसकी दुआ भी करनी चाहिए और कौम को पूरा सपोर्ट भी करना चाहिए। जो हुआ वो बेहद दर्दनाक हुआ, लेकिन अब जरूरी है ये सोचना कि ये क्यों हुआ और आखिर ये माहौल संकेत क्या दे रहा है। मासूमों का कत्लगाह बने पेशावर ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को आईना दिखाया है, जिसे समझने और सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पेशावर में तालिबान की कायराना करतूत के बाद ट्विटर पर बच्चों और उनके अभिभावकों के बयान आ रहे हैं। ये ऐसे बयान है जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे। एक पिता ने कहा है कि मेरे बेटे को नकली बंदूक से भी डर लगता है, असली बंदूक देखकर उस पर क्या गुजरी होगी। एक घायल बच्चे का बयान है कि मैंने देखा जो बच्चे रो चिल्ला रहे थे वो एक एक कर गिरने लगे, मुझे बाद में पता चला कि मुझे भी गोली लगी है। एक पिता ने कहा कि मेरा बेटा सुबह यूनिफॉर्म में था, अब ताबूत में है। मेरा बेटा मेरा ख्वाब था, मेरा ख्वाब मारा गया। एक पिता ने यह भी कहा कि एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने में 20 साल लगते हैं, उन्हें मारने में 2 सेकंड भी नहीं लगे। एक चश्मदीद का बयान है कि आतंकियों ने बच्चों को लाइन में लगाने को कहा ताकि गोली मार सकें। बच्चों ने समझा कि अंकल कोई गेम खेलने वाले हैं। आतंक का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही आतंकवादियों का कोई ठिकाना। वो कहीं पर किसी भी जगह हमला कर सकते हैं, लेकिन आज पेशावर में जिसने भी मासूमों पर कहर बरपाया उसका एक इतिहास हमेशा से इंसानियत के खिलाफ रहा है। हम बात कर रहे हैं इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले तहरीक तालिबान की। कहते हैं कि इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा नासूर अगर कुछ है तो वो धर्म के नाम पर जिहाद की पाठशाला चलाने वाली ताकतें हैं। और ऐसे दहशतगर्द अगर कहीं हैं तो वो न तो इंसानियत के लिए सही है और न ही उनकी मौजूदगी को देखकर आंखें बंद कर लेना सही है। तारीख 16 दिसंबर 2014, पेशावर में बच्चों का कत्लेआम। तहरीके तालिबान ने ली जिम्मेदारी। एक बेटा था गुलशेर जिसका नाम है, उसकी डेथ हो गई है और इन बगायतों को अभी तक सुकून। तहरीके तालिबान दहशतगर्दों की सोच का वो नतीजा जिसका जन्म आतंक की स्याह ईंटों से अफगानिस्तान में हुआ। जानकार मानते हैं कि 2007 में ही तालिबान की कोख से तहरीके तालिबान का जन्म पाकिस्तान में हुआ। तब ओसामा के बेहद करीबियों में एक माने जा रहे बैतुल्लाह मसूद ने तहरीके तालिबान को बनाया था। अब तक माना जाता था कि यह संगठन पाकिस्तान सेना के खिलाफ लड़ती है, लेकिन पाकिस्तान के एक स्कूल में हमला कर
बच्चों को निशाना बनाकर इस संगठन ने अपनी क्रूरता का नया परिचय दिया है। ऐसा माना जाता है कि ये संगठन फिलहाल पाकिस्तान के ट्राइबल इलाकों खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में सक्रिय है। तहरीके तालिबान को ही पाकिस्तानी तालिबान के नाम से जाना जाता है। इस संगठन ने पहले नाटो फोर्सेस के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी और अब तक पाकिस्तानी सेना के खिलाफ डिफेंस जिहाद की लड़ाई लड़ रहा था। स्वात घाटी में यह संगठन सेना के ऑपरेशन के खिलाफ है। काफी दिनों से पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में ये संगठन पूरी तरह से सेना ऑपरेशन को रोकने की मांग कर रहा है और इसका खौफ दिखाने के लिए यह आतंकी संगठन बार बार पाकिस्तान की सरजमी को रक्त रंजित करता रहा है। इस संगठन से जुड़ने वाले कट्टरपंथी सोच का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि संगठन पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया के 7 इलाकों से लड़ाकों की भर्ती कर सेना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करता है। एक अनुमान के मुताबिक तहरीके तालिबान में करीब 30,000 से 35,000 लड़ाके आतंकी हैं, जिनका मुख्यालय दक्षिणी वजीरिस्तान में है। पिछले कुछ सालों में तहरीके तालिबान की गतिविधियों के आधार पर ये माना जा रहा है कि ये संगठन बड़ी ही तेजी से पाकिस्तान के चारों प्रोविंस में अपना जाल फैला रहा है। हाल ही में तहरीके तालिबान की अफगानिस्तान में भी मौजूदगी दर्ज की गई, जहां अमेरिका ने इस संगठन को 2010 में आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया। वहीं 2011 में ब्रिटेन ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया। कनाडा भी इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। लेकिन अब तक के सालों में इस संगठन ने जितना जख्म बाकी मुल्कों को दिया है, उससे कहीं कम दर्द इसने पाकिस्तान को दिए हैं। 2007 में इसी संगठन ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को मारा था। 2008 में इस्लामाबाद में मैरिट होटल में हमला। इस तरह न जाने कितनी ही आतंकी वारदातों को अंजाम देकर तहरीके तालिबान ने खून की होली खेली है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर वक्त रहते इस तरह की ताकतों पर लगाम नहीं लगाया गया तो जिस जख्म की वजह से आज पेशावर लहूलुहान हुआ है, उसी तरह से दुनिया का कोई भी हिस्सा जख्मी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिडनी और पेशावर की घटना के बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर हम यानी हिंदुस्तान कितना सुरक्षित है। क्या वाकई ऐसी घटनाओं को लेकर हमारी तैयारी पूरी है? क्या वाकई हम ऐसी घटनाओं को रोक पाने में या काबू कर पाने में सक्षम हैं? जी हां, दहशत की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। आतंकियों के नापाक मंसूबे साफ होते जा रहे हैं। इस्लामी चरमपंथी संगठनों की करतूत ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। ऐसे वक्त में भारत को भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है, जो 26/11 जैसे जख्म झेल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा से पहले अमेरिकी एजेंसियों ने कश्मीर और दिल्ली में आतंकी खतरे की सूचना भी दी है। तो सवाल ये कि क्या हम ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या हम सतर्क हैं? क्या हमें पता है कि ऐसे हालात होने पर हमें क्या करना चाहिए? इन सवालों का जवाब डिफेंस एक्सपर्ट के पास है, जो बेहद मायूस करने वाला है। अगर ऐसा हादसा भारत में होगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं? और उसका जवाब बहुत ही सीधा सीधा है कि हम कतई इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम ऐसे हादसों को जहां पे बिल्कुल मुस्तैद ट्रेंड टेररिस्ट आके हॉस्टेजेस लेते हैं, ऐसी जगहों में जहां बच्चे हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं। 26/11 को हुआ मुंबई हमला भारत के लिए एक बड़ा सबक था, जिसके बाद भारत ने समुद्री निगरानी तो बढ़ाई, लेकिन अभी भी सुरक्षा इंतजामात को ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पड़ोस में हो रही ये घटनाएं भारत के लिए भी खतरे की घंटी हैं। कि अब हिंदुस्तान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। यही तालिबान एलिमेंट अब हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। जीएनके में आपने देख लिया और हर साल करते हैं। अब बर्फ आ गई है, पासेस बंद हो रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने उनके स्लीपर सेल्स के साथ मिलके उन्होंने जो काम को अंजाम देना है वो आपको पता है। आपको चुनौतियां भी मिल गई हैं, थ्रेट भी मिल गया। वहीं रक्षा मामलों के जानकार ये भी मानते हैं कि भारत में अभी तक खुफिया सूचनाएं साझा करने वाले और फिर एक्शन लेने वाले केंद्रीय तंत्र का अभाव है।
जो ऐसे मौकों पर खतरनाक साबित हो सकता है। जानकार इसके लिए एक बार फिर से एनसीटीसी यानी राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र की जरूरत बता रहे हैं। जो टेररिज्म के खिलाफ हमारे मैकेनिज्म, हमारा सिस्टम होना चाहिए, उसमें अभी भी कमी है। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां हम एक सेंट्रल डेटाबेस रख सकें या जो इन्फॉर्मेशन हासिल आती है उसे एनालाइज कर सकें और उसके सही टाइम से दोबारा जो सस्पेक्टेड टारगेट है उन तक पहुंचा सकें। उसकी बहुत जरूरत है। दरअसल एनसीटीसी को लेकर यूपीए सरकार के दौरान खासी बहस हुई थी। साल 2012 में गृह मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित इस परियोजना की पहल तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने की थी। इसका मकसद आईबी, रॉ और राज्यों की एजेंसियों समेत सभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए नोडल एजेंसी बनाना था, जो कि राजनीतिक विरोध के चलते अधर में लटक गया था। प्रस्ताव के मुताबिक एडीजी स्तर के अधिकारी को इसका प्रमुख बनाया जाना था, जिसकी जवाबदेही सीधे गृह मंत्रालय को होती। पाकिस्तान की घटना के बाद अब रक्षा मामलों के जानकार एनसीटीसी की कवायद को दोबारा शुरू करने का सुझाव दे रहे हैं। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा को लेकर बड़ी कसरत की जरूरत है।